वेलकम बैक। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो है मेन मेथड। तो बात करते हैं मेन मेथड की आज। ठीक है, तो इसमें मेन मेथड में बोलता है वेदर क्लास कंटेन मेन मेथड और नॉट, वेदर मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और नॉट, दिस थिंग वॉन्ट बी चेक बाई कंपाइलर एट रन टाइम. JVM is responsible to check these things. If JVM unable to find main method, then we will get runtime exception saying no method error. तो होता क्या है कि मेन मेथड डिक्लेयर करा है कि नहीं, और ठीक है, तो ये चीज़ जो है कंपाइलर चेक नहीं करता है. JVM रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि मेन मेथड डिक्लेयर है कि नहीं. ठीक है, अगर मेन मेथड डिक्लेयर नहीं है तो हमारे पास एक रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगी जो कि बोलेगा नो सच मेथड एरर मेन. ठीक है, मेथड की, तो इसको हम तोड़ते हैं मेन मेथड को. हर एक मॉडिफायर देखेंगे, इसका नेम देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक की. तो पब्लिक हम क्यों डिफाइन करते हैं मेथड के आगे, मेन मेथड के आगे, लाइक ताकि जो JVM है इसको कॉल कर सके फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, कहीं से भी कॉल कर सके इसको. स्टैटिक हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि JVM कॉल कर सके इस मेन मेथड को बिना उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए. ठीक है, आगे बात करते हैं वॉइड की. वॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि जो मेन मेथड है ये JVM को वापस कुछ रिटर्न नहीं करता. ठीक है, तो इसलिए इसको हम वॉइड, रिटर्न टाइप इसका वॉइड होता है. और नेम जो है इसका वो है मेन. दिस इज़ द नेम विच इज़ कन्फिगर्ड इनसाइड JVM. तो ये एक नेम है जो कि कन्फिगर है इनसाइड द JVM, तो JVM ही इसे कॉल करता है. ठीक है, अगर मेरे को इसका नेम चेंज करना है तो मुझे JVM की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, आगे बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की. तो ये है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जिसे हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, जो कि हेल्प करता है रन टाइम पे हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट अगर मुझे देना है तो. ठीक है, पास करने हैं. आगे बढ़ते हैं. एट रन टाइम JVM ऑलवेज सर्चेस फॉर मेन मेथड, सर्चेस फॉर द मेन मेथड. तो रन टाइम पे क्या करता है JVM, क्या करता है, सर्च करता है फॉर द मेन मेथड विद द फॉलोइंग प्रोटोटाइप एवं. तो इस प्रोटोटाइप का कुछ JVM क्या करता है, सर्च करता है मेन मेथड इस प्रोटोटाइप का. ठीक है, बात करते हैं आगे. एबव सिंटैक्स इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टिव, इफ़ वी परफॉर्म एनी चेंजेस देन वी विल गेट रन टाइम एक्सेप्शन. ठीक है, अगर जो जो एबव सिंटैक्स है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है. अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगी, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगी जो कि बोलेगा नो सच मेथड एरर मेन. लाइक अगर मैं कुछ मॉडिफायर में पब्लिक को प्राइवेट कर दूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे मॉडिफायर चेंज नहीं कर सकता. इवन दो above syntax is very restrictive, the above changes are acceptable. कुछ चेंजेस एक्सेप्टेबल हैं, जैसे पब्लिक स्टैटिक को मैं स्टैटिक पब्लिक लिख सकता हूँ जैसे. ठीक है, मेन स्ट्रिंग ARGS. ठीक है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं. और बात करूँ स्ट्रिंग ARGS के बीच में मैं गैप भी डाल सकता हूँ. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, तो ये सब वैलिड है. बात कर अगर नेम, अगर मैं मेन मेथड का जो आर्ग्यूमेंट ARGS है, वेरिएबल का नेम है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, लाइक कुछ भी लिख सकता हूँ, ए लिख दिया. ठीक है, तो ये वैलिड है. तो और मैं मेन मेथड में जो U1D एरे इसको मैं वेर आर्क में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्योंकि इंटरनली वेर आर भी 1D एरे ही है. ठीक है, बात करते हैं आगे. सो जो ऊपर पॉइंट डिस्कस किए थे वो पॉइंट लिखे हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेना थ्योरेटिकल में. तो इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्टैटिक वी कैन टेक स्टैटिक पब्लिक. तो पब्लिक स्टैटिक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टैटिक पब्लिक भी लिख सकता हूँ. ठीक है, द ऑर्डर मॉडिफायर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. तो ये जो मॉडिफायर का ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, वी कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग एरे इन एनी एक्सेप्टेबल फॉर्म. तो स्ट्रिंग एरे को मैं कोई भी एक्सेप्टेबल फॉर्म में लिख सकता हूँ. ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ और ARGS पहले लिख के डायमेंशन बाद में. तो कुछ भी एक्सेप्टेबल फॉर्म में मैं स्ट्रिंग एरे को लिख सकता हूँ. इंस्टेड ऑफ ARGS वी कैन टेक एनी वैलिड जावा आइडेंटिफायर. ARGS की जगह मैं कोई भी वैलिड जावा आइडेंटिफायर ले सकता हूँ. ठीक है, जैसे ए भी ले सकता हूँ, ए बी. आगे बात करते हैं. वी कैन रिप्लेस स्ट्रिंग एरे विद वेर आर्क पैरामीटर. तो स्ट्रिंग एरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वेर आर्क पैरामीटर से. ठीक है, पांचों पॉइंट देखते हैं. वी कैन डिक्लेयर मेन मेथड विद द फॉलोइंग मॉडिफायर. तो मेन मेथड को मैं इन मॉडिफायर से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ जो कि है फाइनल, सिंक्रोनाइज, स्ट्रिक्ट FP, स्टैटिक, फाइनल,
जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है स्टैटिक फाइनल सिंक्रोनाइज स्ट्रिक्ट एफ पी पब्लिक वॉइड मेन, ठीक है, स्टैटिक मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अब कुछ देखते हैं डिक्लेरेशन कि इसमें से कौन सी वैलिड है। बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RGS, हे RGS, तो यहाँ पर 1D एरे नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर मैं मेन का देखूँ तो यहाँ पे मेन जो है कैपिटल है, M जो है कैपिटल है, तो ये भी इनवैलिड हो गया। दूसरा वाला पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RGS, यहाँ पे स्टैटिक मिसिंग है, तो ये भी इनवैलिड हो गया। बात करें पब्लिक स्टैटिक इंट, तो इंट यहाँ पे इंट है डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे होना चाहिए वॉइड, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फाइनल सिंक्रोनाइज स्ट्रिक्ट एफपी पब्लिक वॉइड मेन स्टैटिक मिसिंग है, तो ये भी इनवैलिड हो गया। आगे बढ़ते हैं 6 वाला देखते हैं फाइनल सिंक्रोनाइज स्ट्रिक्ट एफपी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RGS, तो ये क्या हो गया, वैलिड है, क्योंकि ये क्या है, अलाउड मॉडिफायर है मेन मेथड के लिए। आगे बात करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RGS, तो वेर आर हम यूज़ कर सकते हैं 1D एरे की जगह, ठीक है। आगे बात करते हैं in which of the above case we will get compile time error, ठीक है, we won't get any, तो इनमें से लाइक कंपाइल टाइम एरर तो किसी में भी नहीं आएगी, क्योंकि कंपाइलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू चेक मेन मेथड, क्योंकि JVM चेक करता है रन टाइम पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन विच ऑफ द एबव केसेस वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, वी वॉन्ट गेट कंपाइल टाइम एरर एनी वेयर बट एक्सेप्ट लास्ट केसेस is in remaining will get runtime exception saying no such method error main, ठीक है। अब बात करते हैं अगले केस की, तो आगे बढ़ते हैं, केस पढ़ते हैं। तो केस क्या बोलता है कि इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल फॉर मेन मेथड, हैंस विल executing child class if child doesn't contain main method then parent class main method will be executed, ठीक है। अगर मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, A, जिस पे मैंने मेन मेथड डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और मैं इस क्लास को एक एक्सटेंड करता हूँ एक क्लास से, चाइल्ड क्लास से, ठीक है, जहाँ पे मैंने मेन मेथड नहीं डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है मेन मेथड के लिए, अगर मैंने एक जगह डिफाइन किया हुआ है तो वो यहाँ भी इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्लास टेस्ट एक केस है, ठीक है, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं, ओवरलोडिंग ऑफ मेन मेथड इज पॉसिबल बट JVM इज ऑलवेज कॉल्ड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट मेन मेथड, only the other overloaded method use have to call explicitly like normal method call। तो ओवरलोडिंग ऑफ द मेन मेथड इज़ पॉसिबल, लाइक हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो JVM होगा वो कौन सा मेथड कॉल करेगा, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट वाला मेन मेथड कॉल करेगा, ठीक है। और जो दूसरा अगर कोई मेथड होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, तो उस मेथड को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, जैसे कि हम नॉर्मल कॉल करते हैं और मेथड्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। अगला केस बोलता है कि ओवरलोड मेन मेथड ओवरलोड तो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या मेन मेथड ओवरराइड भी होता है। तो ये क्या है, क्लास C है, ठीक है, एक क्लास P है पेरेंट क्लास है, एक क्लास C है चाइल्ड क्लास, जिसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है पेरेंट क्लास से। अब पेरेंट क्लास में क्या है, मेन मेथड है, और सेम मेन मेथड एक मैंने चाइल्ड क्लास में भी लिखा हुआ है। तो सीम्स लाइक ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल फॉर मेन मेथड, तो ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि मेन मेथड, ये मेरा चाइल्ड क्लास वाला मेन मेथड इसको ओवरराइड कर रहा है, बट इट इज़ नॉट ओवरराइडिंग, इट इज़ मेथड हाइडिंग, ठीक है। तो मेन मेथड के साथ ओवरलोडिंग तो पॉसिबल है, ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो ओवरराइडिंग नहीं है, उसे हम बोलते हैं मेथड हाइडिंग। For main method, inheritance and overloading concept are applicable, but overriding concept is not applicable. Instead of overriding, method hiding is applicable. तो मेन मेथड के साथ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट और ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट तो एप्लीकेबल है, बट मेन मेथड के साथ ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो ओवरराइडिंग नहीं, मेथड हाइडिंग एप्लीकेबल है, बट मेथड हाइडिंग एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जैसे 1.6 में,
ठीक है, 1.6 वर्जन में अगर मैं मेन मेथड किसी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक है, तो रन टाइम पे क्या एरर आती थी, नो सच मेथड एरर मेन। ठीक है, अब 1.7 वर्जन में क्या हुआ, इस एरर को थोड़ा एलेबोरेट कर दिया है। तो अगर मैं 1.7 वर्जन की बात करूँ तो उसमें जो एरर आती है वो आती है मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट। ठीक है, सारा बताएगा कि कहाँ पे फाउंड नहीं है ऐसा। तो लिखा हुआ भी यही है, 1.7 वर्जन एनहेंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेन मेथड अंटिल 1.6 वर्जन विद द क्लास डजंट मेन मेथड देन वी विल गेट रन टाइम एक्सेप्शन, नो सच मेथड एरर मेन। बट 1.7 वर्जन ऑनवर्ड इंस्टेड ऑफ नो सच मेथड एरर वी विल गेट मोर एलेबरेटेड एरर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक लिखा हुआ है जिसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करा रहा हूँ, एक स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, तो 1.6 वर्जन तक क्या था कि अगर मैं मेन मेथड डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं स्टैटिक ब्लॉक डिफाइन करता हूँ, तो एटलीस्ट स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता था। ठीक है, 1.7 वर्जन से क्या हुआ कि एरर लाइक मेन मेथड कंपलसरी हो गया है। ठीक है, जैसे फ्रॉम 1.7 वर्जन ऑनवर्ड्स मेन मेथड इज़ मैंडेटरी to start program execution. Hence, even though class static block, it won't be executed if a class doesn't contain main method. तो 1.6 वर्जन तक क्या हो रहा था कि अगर मेरे उसमें मेन मेथड नहीं था तो कम से कम स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता था। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो स्टैटिक ब्लॉक पहले प्रिंट हो गया है, देन नो सच मेथड एरर मेन बोला है। ठीक है, बट बात करूँ अगर मैं 1.7 वर्जन की तो इसने डायरेक्ट क्या दे दिया, मुझे एरर दे दिया। तो जैसे यहाँ पे देखो कि आपने मैंने स्टैटिक ब्लॉक लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने सिस्टम डॉट एग्जिट कर दिया, JVM शट डाउन कर दिया। ठीक है, तो 1.6 वर्जन तक तो वैलिड था, बट 7 के बाद से मेन मेथड जब से लाइक कंपलसरी हुआ है तब से ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्लास लिखी हुई है, ठीक है, टेस्ट क्लास, जिसके अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक है और एक स्टैटिक ब्लॉक है और एक मेन मेथड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब मैं इसको रन करता हूँ तो पहले प्रिंट होता है स्टैटिक ब्लॉक, सबसे पहले जो रन करता है वो करता है स्टैटिक ब्लॉक, देन मेथड। यहाँ पर भी 1.7 में भी सेम स्टैटिक ब्लॉक एंड मेन मेथड। तो बात करूँ अगर 1.6 वर्जन तक क्या होता था, सबसे पहले जो होता था स्टेप वो होता था तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक मेथड। ठीक है, अगर स्टैटिक मेथड है तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल असाइनमेंट करा, फिर चेक करता था मेन मेथड के लिए, अगर है तो एग्जीक्यूट करा, नहीं है तो एरर फेंक दी। बट 1.7 वर्जन से क्या हुआ, सबसे पहले वो चेक करता है, चेक फॉर मेन, अगर मेन मेथड है तो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज यहीं पे से एरर फेंक देगा। तो फिर आगे बढ़ेगा, फिर अपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स, ये सब स्टैटिक ब्लॉक्स, देन एग्जीक्यूट मेन। ठीक, सो क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पे, जैसे विदाउट राइटिंग मेन मेथड इट इज़ पॉसिबल टू प्रिंट सम स्टेटमेंट टू कंसोल। तो यस आंसर होगा अंटिल 1.6 वर्जन तक। ठीक है, क्योंकि 1.7 वर्जन ऑनवर्ड से मेन मेथड क्या हो गया था, कंपलसरी हो गया था। ठीक है, रूल इज़ एप्लीकेबल अंटिल 1.6 वर्जन, बट 1.7 वर्जन ऑनवर्ड्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिंट सम स्टेटमेंट टू द कंसोल विदाउट राइटिंग मेन मेथड।